हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले हम मॉडल सेट 63 तक देख लिए थे, आज 64 से देखते हैं। देखिए इसमें पहला है परमाणु बम की कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। ये ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ये परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। यूरेनियम का क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ठीक है। यहाँ से ध्यान में रखेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। देखिए संलयन का इंग्लिश होता है फ्यूज़न, FUSION, ठीक है। और विखंडन का होता है फिजन, FISION, फिजन। तो विखंडन होगा किसमें, परमाणु बम में यानी एटम बम में। एटम बम में विखंडन होगा, लेकिन हाइड्रोजन बम में संलयन होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ का जो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। आगे है उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उच्च तापमान जब ऊँच होगा उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। आगे है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे वजन पर। ये प्रेशर कुकर है, उसके अंदर का जो उच्चतम तापमान है किस पर निर्भर करता है, तो जो ऊपर जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल पर और उस पर रखे गए वजन पर, ठीक है। इस दोनों पे निर्भर करता है। देखिए आगे है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है, सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थिंग प्रायः जोड़ा जाता है ना, किस लिए यूज होता है, उसको सुरक्षा के लिए यूज। आगे है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूलकण। प्रकाश का विसरण होता है किसके कारण, क्योंकि धूलकण ज़्यादा होता है, इसके कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। आगे है जब लाल, नीला और हरा प्रकाश का पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। देखिए मुख्य रंग है RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। इसमें कौन कौन सा बोल रहा है, रेड, ब्लू और ग्रीन ही बोल रहा है। तो ये जब तीनों एक साथ पड़ेगा एक जगह पर तो कैसा दिखाई देगा, सफ़ेद। आगे है पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। जो पवन का बल है यानी हवा का जो बल है और वेग है उसको नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का। और उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं और हवा या पवन के बल या वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। आगे है त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा बनाते हैं, तो होलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। आगे है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। इसको बहुत बार बताया जा चुका है कि ये थर्मोस्टेट का मतलब होता है थर्मामीटर से रिलेटेड है, यानी थर्मोमीटर यानी तापमान स्टेट यानी स्थिर रखेगा, एक समान तापमान बनाए रखना इस थर्मोस्टेट का काम है। देखिए आगे है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। आगे देखते हैं तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी के तल के ऊपर फैल जाता है। आगे है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, DVI इस पर टिक करेंगे। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस को जल को गर्म किया जाता है, जब जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, पहले तो घटेगा बाद में बढ़ेगा। देखिए 0 से जब 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब पानी को गर्म करते हैं तो वाटर के जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन में पहले क्या होगा, पहले कम होगा, उसके बाद क्या होगा, फैलेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने के बीच, 0 से 10 डिग्री ही सेल्सियस पर गर्म करना है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना है। तब क्या होगा, पहले पानी का जो आयतन है पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। आगे है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जमने के बाद पानी का जो आयतन है बढ़ जाता है, ऑब्वियसली है, जब पानी यहाँ पे डॉट डॉट में रहेगा, जब ये क्या होगा, जमेगा, तो इसका जो आयतन है बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन का मतलब होता है ये कितने जगह छींक रहा है। ठीक है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पानी तो क्या है, पानी द्रव्य अवस्था में रहता है तो कहीं भी एडजस्ट कर जाता है, लेकिन वहीं जब यानी ठोस बन जाता है यानी बर्फ बन जाता है तो एक ही तरफ इसका ये क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पाइप फट जाता है। चलिए मॉडल सेट 65 यानी 65 नंबर मॉडल सेट देख लेते हैं। पहला है पास्कल, किसका इकाई है, ये प्रेशर का, ये पास्कल दाब का इकाई है। पास्कल किसका इकाई है, प्रेशर यानी दाब का। आगे है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जब जल वाष्प में बन जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जब कोई भी पदार्थ, कोई भी एटम यानी मॉलिक्यूल या जो भी पदार्थ कहें, जब अपना अवस्था चेंज कर देता है तो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में पुनः उसी रूप में आ जाता है जिस रूप में पहले था। जैसे जल ले लिए, जल का वाष्प बनाएंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिर वाष्प से फिर जल में बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। यानी भौतिक परिवर्तन में सीधा कहेंगे, भौतिक परिवर्तन में पुनः चक्रण होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन पुनः चक्रण नहीं होता है। यानी भौतिक परिवर्तन में हम जिस वस्तु को दूसरी अवस्था में ढालते हैं उससे पहली अवस्था में ढाल सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग होता है लेकिन उसको पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। आगे है, क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग कहाँ होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी नहीं, रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक ईंधन का यूज होता है। आगे, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये फैदोमीटर में मापी जाती है। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, फैदोमीटर में मापी जाती है। किससे मापी जाती है, फैदोमीटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक फैदोमीटर बराबर कितना होता है, तो 6 फीट होता है। एक फैदोमीटर बराबर 6 फीट होता है, और एक माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होता है। ये ज़मीन पर दूरी नापते हैं, लेकिन वहीं और समुद्र में नापेंगे तो नॉटिकल मील में नापेंगे। नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर होता है, और इसको मीटर में कहेंगे 1852 मीटर। ठीक है, नॉटिकल मील समुद्र के लिए जो मापन है नॉटिकल मील है, और फैदम समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज करते हैं। एक फैदोमीटर बराबर होता है 6 फीट, एक फैदोमीटर बराबर 6 फीट। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। ठीक है, एक माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। ये ज़मीन पर इसको मापते हैं, इसको समुद्र में मापा जाता है। यानी ज़मीन की दूरी नापने के लिए माइल और समुद्र की दूरी नापने के लिए नैनोमीटर का है। चलिए आगे देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर है। आगे है, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मापक भी डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक भी डायोप्टर होता है, और लेंस की फोकस दूरी का मात्रक भी डायोप्टर होता है, और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक भी डायोप्टर, और लेंस की फोकस दूरी का मात्रक भी डायोप्टर। आगे है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होगा, अप्रभावित होगा। जब दाब कम कर देंगे ध्वनि की चाल जो होगा अप्रभावित होगा। ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होगा, अप्रभावित रहेगा। ध्वनि की चाल अप्रभावित रहेगा, कब, जब दाब कम कर देंगे। आगे, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसर्व तरंगे
उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। किस समान यंत्र से, यानी सोनार जो यंत्र है इसकी सहायता से प्रसर्प तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? प्रसर्प तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। प्रसर्प तरंगे क्या है? ये प्रसर्प जो आवृत्ति है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ही सुन सकते हैं। ये कितना का होता है? 20,000 हर्ट्ज से एवं, और अपसर्प तरंगे होता है 20 हर्ट्ज से नीचे को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे को सुन सकता है अपसर्प आवृत्ति। कितने कहाँ से कहाँ होता है? 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। और प्रसर्प आवृत्ति जो होता है, प्रसर्प तरंगे जो होती है 20,000 हर्ट्ज से एबव होता है। और किस समान यंत्र से सहायता से प्रसर्प तरंग उत्पन्न की जा सकती है? तो प्रसर्प तरंग उत्पन्न की जा सकती है सोनार से। किससे? सोनार से। और कहाँ इसको उत्पन्न करते हैं? तो समुद्र में। देखिए आगे है, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? देखिए किरचॉफ का नियम कहता है अच्छा जो उत्सर्जक होता है अच्छा अवशोषक होता है। किरचॉफ का जो नियम कहता है अच्छा उत्सर्जक होता है वहीं अच्छा अवशोषक होता है। किरचॉफ का जो नियम कहता है अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है। आगे है, कान व गले की आंतरिक भागों की जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का यूज़ करता है? तो अवतल दर्पण। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जनरली मोटर वाहन है, गाड़ी के जो दाहिने साइड में साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कान व गले के आंतरिक भाग को देखना है। आंतरिक भाग की जाँच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का यूज़ करता है? तो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। आगे है, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। कौन से? पैरेलल सीरीज में। आगे है, पोजिट्रॉन खोज किसने किया था? एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन। वहीं यहाँ पे अगर प्रोटॉन का पूछेगा तो गोल्डस्टीन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन का पूछेगा तो चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक। कौन किया था? चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। ये भी तीनों याद रखेंगे। पोजिट्रॉन का एंडरसन किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, जी फॉर गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का CH फॉर चैडविक, इलेक्ट्रॉन का किया था TH फॉर जे थॉमसन। आगे है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में लगाया गया कार्य का मान होता है 0। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है 0। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। आगे, सर्वप्रथम प्रसर्प तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया? तो CT से। किससे? CT से। किससे? CT से। सर्वप्रथम प्रसर्प तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया? CT से। प्रसर्प तरंगे की आवृत्ति कहाँ से होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अपसर्प तरंगे की आवृत्ति कहाँ से कहाँ होती है? 20,000 से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है अपसर्प। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है प्रसर्प। आगे है, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। साबुन का जो बुलबुले का रंग है वो रंगीन दिखाई देता है किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण से। आगे, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा। ये क्या है? तारा। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे है, उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल द्वारा। जो उपग्रह है उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सौर सेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सौर सेल का इस्तेमाल करते हैं उपग्रह में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। चलिए मॉडल सेट देख लेते हैं। 66 यानी 66 नंबर। पहला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो बोल रहा है कि कमरे में रखे एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसका दरवाज़ा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो कमरे का ताप है वो बढ़ जाएगा। जनरली कमरे का ताप हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जब उसको खोलेंगे तो कमरे का तापमान तो पहले ही से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे वो बढ़ जाएगा। आगे है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी यानी सिल्वर। विद्युत सबसे अच्छा चालक है चांदी। आगे, पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी की बुलबुला है, ठीक है, हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। एक पानी का बुलबुला है, हवा में किस लेंस की भांति कार्य करेगा? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा।
आगे है किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर के द्वारा। किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर से। आगे भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? बेंगलोर में। आगे आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो ये आर्द्र है और जलवाष्प, जो आर्द्र और जलवाष्प से मिली हुई वायु का जो घनत्व होता है, जो शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है, यानी सूखा वायु और जलवाष्प से भरी वायु के घनत्व में कैसा तुलना बताना है, ठीक है। तो ये जो शुष्क वायु का जो घनत्व है अधिक होता है, शुष्क वायु यानी सूखा वायु का जो घनत्व होता है अधिक होता है, ठीक है। यहाँ बोला आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है, तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। आगे जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे जब किसी वस्तु को कोई वस्तु मान लीजिए ये वस्तु हो गया, ये दर्पण हो गया, ठीक है। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर करते हैं, दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वह किस प्रकार का दर्पण है? ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये कोई वस्तु है, इसके सामने रखा हुआ है, जब इसको दूर जाते हैं ना तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है, ये कौन सा होगा? अवतल दर्पण होता है। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? समस्थानिक यानी स्थान सेम होगा, यानी प्रोटॉन सेम होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। देखिए समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है समान होती है, प्रोटॉन परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आगे देखते हैं, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद झील के नीचे का जल ताप कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का ताप कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। आगे भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटा। भू परिस्थित उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटा का। आगे है जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। जैसे जैसे वस्तु जो है ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी, क्या होती जाएगी? जब जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी तो उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब वस्तु ठंडा होते ही जाएगा तो वो दर तो कम होते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जो हद से ज़्यादा ठंड हो जाएगा तो वो तो दर कम हो जाएगा, क्योंकि उससे कम हो नहीं सकता। इसलिए क्या होगा? ठंड की दर क्या होगा? कम होगा। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी, ठीक है, कोई वस्तु है ठंडी होती गई तो ठंड होने की दर जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, वो तो घटती ही जाएगी, क्योंकि एट द एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वस्तु ठंडी हो जाएगी। अब उससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता, इसलिए ठंडी की दर क्या होगा? कम होगा। आगे है यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए, मान ले कोई तार है उसकी त्रिज्या हम आधी कर दें तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/16 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखेंगे, 1/16 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला है किसी तार की जो त्रिज्या है, मान लीजिए ये कोई तार है, इसकी त्रिज्या बोल रहा है त्रिज्या आधी कर दी जाए, ये आर है इसको आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध क्या होगा? 1/16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/16 गुना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। आगे उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का यूज करते हैं। आगे है कांच यानी ग्लास में को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट का सिलिका के साथ गर्म करके कांच यानी ग्लास को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे और उसको सिलिका के साथ गर्म करेंगे, ठीक है। सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे और इसको सिलिका के साथ गर्म करेंगे। कांच प्राप्त करने की विधि यानी ग्लास प्राप्त करने की विधि क्या है?
सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे, किसका, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे और उसको सिलिका के साथ गर्म करेंगे तो हमको कांच प्राप्त होगा। कांच प्राप्त करने की विधि क्या है, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे, किसका, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे, किसका, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट लेंगे और उसको सिलिका के साथ गर्म करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।